कथित जासूसी कांड को लेकर आईटी से जुड़ी संसदीय समिति ने 28 जुलाई को बैठक बुलाई। सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में हंगामे पर पीएम मोदी ने चिंता जताई। कहा, कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम पद पर उसका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। जासूसी पर हंगामे के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा, सरकार ने जासूसी के जरिए कर्नाटक, एमपी में सरकार गिराई। डेटा लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। कांग्रेस देश भर में करेगी संवाददाता सम्मेलन। पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, सच्चाई सामने नहीं आ रही है। अगर सरकार ने जासूसी नहीं की तो किसने कराई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, अगर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का फोन टैप हो सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है। केंद्र सरकार अब किसी के बाथरूम में भी घुस सकती है, कोई प्राइवेसी नहीं, केसी वेणुगोपाल ने कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी बोले, जिनकी जासूसी हुई उसमें मेरे पीएस का भी नाम आया है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत अभी सबसे बड़ा मुद्दा। कथित जासूसी कांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरोपों पर सरकार की ओर से मिली सफाई और तर्क गले के नीचे नहीं उतर रही। मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कराई जाए। कथित जासूसी कांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने ये कराया है तो बड़ा अपराध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर विपक्ष जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है वो विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 45 देशों में पेगासस का नाम आया है, लेकिन चर्चा केवल भारत की होती है। संसद सत्र के महज एक दिन पहले आया है ताकि संसद में हंगामा हो सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। बोले, राहुल ने सरकार और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। पिछले दिनों पटोले के बयान ने पवार और उद्धव को कर दिया था नाराज। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने कहा, सिद्धू ने सीएम से मिलने का कोई समय नहीं मांगा। माफी के बिना सिद्धू से सीएम मिलेंगे भी नहीं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का जोरदार स्वागत। सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। नवजोत सिंह सिद्धू शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां शहीद भगत सिंह के स्मारक पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बोले, पार्टी के 18 पॉइंट के प्रोग्राम को पूरा करूंगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बनाया जा सकता है मंत्री। यूपी में मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब। कहा, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है, वो देश के लिए जीता है। यूपी में जितने दल हैं वो गिद्ध की तरह है। बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का यूपी में मिशन फूलन देवी। 25 जुलाई को पार्टी मनाएगी शहादत दिवस। यूपी में 18 जगहों पर लगवाएगी 18 फीट ऊंची प्रतिमा। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन। अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र में बने हैं मंत्री। कर्नाटक में सीएम पद से हटाने की चर्चा के बीच येदियुरप्पा ने किया शक्ति प्रदर्शन। लिंगायत समुदाय के 20 से ज्यादा साधु संतों ने येदियुरप्पा से की मुलाकात, अपना समर्थन भी जताया। राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए तैयार टीएमसी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी आज बड़े पैमाने पर मनाएगी शहीद दिवस। ममता बनर्जी देश भर में वर्चुअल रैली को संबोधित करेगी। बंगाल के बीजेपी नेता आज राजघाट पर मनाएंगे शहीद दिवस। बंगाल में चुनावी हिंसा में अब तक मारे गए 175 बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस। कोरोना पर पीएम ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। 13 पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने बैठक का बहिष्कार किया।
राज्यों को वैक्सीन की कमी पर पीएम ने कहा, वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन देने की कोशिश जारी। बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने कोवैक्सीन लगवाने वालों की विदेश यात्रा में हो रही तकलीफ का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा, कांग्रेस नेता कमलनाथ का केंद्र सरकार पर पलटवार, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, ये उनके साथ भद्दा मजाक है। कोरोना को लेकर कराए गए सीरो सर्वे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 2/3 लोगों में मिली एंटीबॉडीज, लेकिन 40 करोड़ लोगों पर अब भी खतरा। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है सर्वे, सावधानी के साथ प्राइमरी स्कूल खोलने की भी चर्चा। पंजाब सरकार का फैसला, 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। सीएम अमरिंदर ने कहा, कोरोना काबू में रहा तो 2 अगस्त से निचले क्लास के बच्चे भी जाएंगे स्कूल। भोपाल में एम्स डायरेक्टर सरनाम सिंह ने दी चेतावनी, कहा लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो अगस्त के आखिर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कितनी खतरनाक और किस वेरिएंट की होगी अभी कहना मुश्किल। बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत, दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की जान गई, संपर्क में आए सभी स्टाफ निगरानी में रखे गए। महाराष्ट्र के ठाणे में बार मालिकों को नहीं कोरोना की परवाह, सख्त नियम के बावजूद चल रहे हैं डांस बार। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एबीपी न्यूज की खबर का असर, ठाणे महानगर पालिका ने 4 बार सील किए, आम्रपाली, एंटीक प्लेस, मनीष और एंजल बार नाम शामिल। ठाणे के पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठी। केरल में बकरीद को लेकर छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा दबाव में आकर जिंदगी से नहीं कर सकते खिलवाड़। कांवड़ यात्रा पर दी गई गाइडलाइन का पालन करे केरल सरकार। मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी वाले पशुओं की संख्या सीमित करने के बीएमसी के फैसले में दखल से बंबई हाईकोर्ट का इनकार, कहा प्रशासन ने कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते पाबंदी लगाई है। बिहार में बकरीद पर सामूहिक नमाज पर रहेगी रोक, सावन में मंदिरों में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने अपील की, लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की ही अपील की। यूपी की राजधानी लखनऊ में बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 50 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ सकेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में बकरीद के मौके पर बड़ी मस्जिद के सामने सजा बाजार, सलमान, सुल्तान, शेरा और डायमंड की लगी बोली, लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जम्मू कश्मीर में बकरीद पर कोरोना का असर, प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती। यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जलभराव के 147 हॉटस्पॉट की हुई पहचान, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, सभी जगहों पर नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी। रायगढ़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, मुंबई में आज से शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में रायगढ़ के पेड़ में बारिश का कहर, गणेश की मूर्ति बनाने वाले कारखानों में घुसा पानी, मूर्तिकारों को हुआ भारी नुकसान, मूर्तिकारों का आरोप प्रशासन नहीं ले रहा है कोई भी सुध। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई इलाकों में 5 से 6 फुट तक भरा था पानी, सैकड़ों घरों में सामान का नुकसान पहुंचा, प्रशासन के लचर रवैये से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के मशहूर कंडा नाले में अचानक आए सैलाब में फंसा ट्रक, चालक ने भागकर बचाई जान, भारी बारिश के बीच नाला पार कर रहा था ट्रक। जम्मू में तेज बारिश के चलते पूरा शहर नदी में तब्दील, जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया। कश्मीर घाटी में दूसरे दिन भी भारी बारिश, अनंतनाग में 3 साल की मासूम की बारिश के पानी में बहने से मौत, कई घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की सेहत से कम्युनिटी किचन के नाम पर खिलवाड़, गंदगी के बीच गंदे पानी से बन रहा है खाना, बाढ़ के कारण सड़क किनारे और बांधों पर शरण लेने को मजबूर है लोग।
दरभंगा में बाढ़ में बहा कमला नदी पर बना पुल। 8 साल पहले बना था पुल। दर्जन भर से ज्यादा गांव को बड़ी आबादी प्रभावित हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई को द्रास जा सकते हैं। सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा। सुप्रीम कमांडर का जवाब आना अभी बाकी है। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले का अलर्ट। ड्रोन से हमले की साजिश का खुलासा। दिल्ली पुलिस को दी गई कई लेवल की ट्रेनिंग। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़जुमा कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेश उर्फ भटूरा को बरी किया। कहा आरोपी की पहचान नहीं हो सकी और गवाहों के बयान भी विरोधाभासी। पॉर्न फिल्मों में फंदे में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कुंद्रा ने कबूला बिजनेस में हो रही थी खूब कमाई। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस ने कहा कुंद्रा नए कलाकारों को शॉर्ट स्टोरी में ब्रेक देने के लालच देता था और बोल्ड सीन के लिए मनाता था। कुछ महिला कलाकारों ने फरवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई के मलाड इलाके में किराए के बंगले में होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। इसी बंगले पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने एबीपी न्यूज से कहा पॉर्न फिल्मों के रैकेट में राज कुंद्रा शामिल। वेब सीरीज में काम करने के नाम पर पॉर्न फिल्मों के ऑफर दिए थे। शिल्पा शेट्टी भी कंपनी की डायरेक्टर, उनसे भी पूछताछ हुई। पॉर्न फिल्म रैकेट में आरोपी मॉडल गहना वशिष्ठ ने एबीपी न्यूज से कहा कोई पॉर्न फिल्म नहीं बन रही थी। पॉर्न नहीं बल्कि एडल्ट फिल्में थी। राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की जानकारी होने से इनकार। अब जान लीजिए एक और अहम खबर। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और जाने माने बिजनेसमैन राज कुंद्रा अश्लील वीडियो फिल्म के रैकेट में गिरफ्तार हो गए हैं। इन अश्लील फिल्मों का एक सिरा मलाड में चल रहे रैकेट से जुड़ा है तो दूसरा ब्रिटेन से। राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म का बिजनेस कैसे भारत में बैठे बैठे ब्रिटेन से चलता था, जानिए इस रिपोर्ट में। जाने माने बिजनेसमैन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बताती है कि यह रैकेट कितना बड़ा था। ऐसे ही बंगलों को चुना जाता है इन फिल्मों के शूटिंग के लिए। बिजनेसमैन का डर्टी गेम। ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे। वजह है उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी। कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। राज कुंद्रा पर जो आरोप लगे हैं वे बेहद संगीन वाले कारोबार के नेटवर्क का खुलासा होना शुरू हुआ मलाड में मड इलाके के इस बंगले से जहां अश्लील वीडियो शूट होते थे। पुलिस ने फरवरी महीने में मड इलाके में इसी ग्रीन पार्क बंगलों में रेड किया था और यहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप लगा था कि ये लोग पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे ही बंगलों को चुना जाता है इन फिल्मों के शूटिंग के लिए। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग इसी प्रकार के बंगलों में होती थी। लगभग 12 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए इस प्रकार के बंगलों को बुक किया जाता है। 12 घंटे के लिए 60 से 80 हज़ार रुपए अदा किए जाते हैं और 24 घंटे के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए अदा किए जाते हैं और यहाँ पर फिल्मों की अलग अलग तरीके से शूटिंग होती है। मलाड के इस बंगले में फरवरी में छापे मारे गए थे लेकिन तब पुलिस को अंदाजा नहीं था कि रैकेट कितना बड़ा है। जांच बढ़ती गई तो पता चला रैकेट अमेरिका और ब्रिटेन तक फैला है। हालांकि राज कुंद्रा के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स
इसका ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो इसमें कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सारी फिल्में एरोटिक फिल्म है, वो भी फिल्में हैं जो भी राज ने और सबने बनाई है। कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती है। सो इन चीजों को मैनिपुलेट ना किया जाए। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि ये पॉर्न फिल्म है, यहाँ पे सारे लोग 18 के अबव हैं। सबको ये सेंस है कि पॉर्न फिल्में क्या होती हैं और कौन सी फिल्मों को पॉर्न कहा जाना चाहिए और कौन सी फिल्मों को बोल्ड फिल्में कहा जाना चाहिए। गहना के दिए लिंक को उमेश कामत प्रदीप बख्शी की कंपनी कैनरिन तक पहुंचाया करता था। विदेशों से ही इसकी पेमेंट जारी की जाती थी। पुलिस का दावा है कि वियॉन कंपनी पर छापे के दौरान बड़ी तादाद में विदेशी करेंसी भी मिली है। अब सवाल ये उठ रहा है, पूरे मामले की कमाई यूके में होती थी तो कमाई का हिस्सा भारत कैसे आता था? क्या इसके लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था? क्या इस कमाई पर टैक्स भी दिया जाता था? मुंबई से सूरज ओझा और मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक महिला और उसकी मासूम बच्ची पर गोलियां बरसाई। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी को निशाना बनाया है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घाटी में आतंकियों की जमीन खिसकने के बाद अब दहशतगर्द सुरक्षा बलों के परिजनों को निशाना बनाने में जुटे हैं। कांस्टेबल के घर वालों को निशाना बनाया गया, बच्ची का, जिन पर गोलियां बरसाई गई आतंकियों द्वारा। और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि आतंकी किस तरह से सुरक्षा बलों के परिजनों को अब निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर पुलिस में तैनात कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी को आतंकियों ने निशाना बनाया। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में जिस बदलाव के लिए दशकों से संघर्ष से सेना और एनजीओ मिलकर मुहिम चला रहे हैं, वो कोशिश अब साकार होती दिखाई दे रही है। देखिए महिला शक्ति से आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाली ये रिपोर्ट। बदल रहा है जम्मू कश्मीर। महिला सशक्तिकरण से आतंक को मुंहतोड़ जवाब। देश के लिए हम भी एक हैं सेना जो कि काम कर रही है। वहां अब अमन, विकास और तरक्की के तराने। श्रीनगर से करीब 110 किलोमीटर दूर ये है कूनन पोशपुरा इलाका। यहाँ महिलाएं तिरंगा बनाने के बड़े ऑर्डर पर काम कर रही हैं। कुपवाड़ा के कूनन पोशपुरा इलाके में जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत इन महिलाओं को सिलाई और कटाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। कमीज सलवार बहुत बच्चों के लिए भी बनाते हैं। हाँ, बहुत काम आएगा। मुझे लग रहा है ये सेंटर और हर किसी गांव में आना चाहिए। कुल 40 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। सेंटर में कूनन, बवाकुंड और इसके आसपास के गांव की लड़कियों को टेलरिंग, कटिंग और फैशन डिजाइनिंग का काम सिखाया जाता है। बात सिर्फ महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग की ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे संदेश की है, जो कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने की साजिश रचने वालों के लिए है। सेना के सहयोग से 60 में से ऐसे 40 सेंटर कुपवाड़ा में चल रही हैं। हर तरह के स्किल महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं। तो इनको हम सैलरीज प्रॉपर सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। इनका पर सैटरडे को इनका एक असेसमेंट होता है। आफ्टर मंथ इनके एग्जाम्स होते हैं और कोर्स कंप्लीशन के बाद इनके इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम्स। 2014 से 2018 तक 524 युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेल चुके हैं। जहां आतंक की घुसपैठ सबसे आसान है, वहां इस तरह की पहल को सफल बना पाना आसान नहीं था। कहीं कहीं दिक्कतें आती है, जय त्रहगाम हो, कूनन पोशपुरा हो, ऐसे इलाकों में दिक्कतें आती है। लोग कहीं इनसिक्योर, कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर काउंसलिंग के बाद इन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि ये इट्स फॉर आवर बेनिफिट, इट्स फॉर आवर एम्पावरमेंट एंड इट्स फॉर आवर डेवलपमेंट।
इस बदलाव के लिए दशकों से एनजीओ और सेना कोशिश कर रही थी। पहले ऑपरेशन सद्भावना के जरिए लोगों का विश्वास सेना ने जीता और अब सेना और एनजीओ की मेहनत रंग लाती दिख रही है। एक छोटे से गांव से सही, लेकिन बदलाव की बयार बहने लगी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम पद पर उसका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। जासूसी पर हंगामे के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा, सरकार ने जासूसी के जरिए कर्नाटक, एमपी में सरकार गिराई। डेटा लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। कांग्रेस देश भर में करेगी संवाददाता सम्मेलन। पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, सच्चाई सामने नहीं आ रही है। अगर सरकार ने जासूसी नहीं की तो किसने कराई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेची जाती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, अगर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का फोन टैप हो सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है। केंद्र सरकार अब किसी के बाथरूम में भी घुस सकती है, कोई प्राइवेसी नहीं है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी बोले, जिनकी जासूसी हुई उसमें मेरे पीएस का भी नाम शामिल, लेकिन मुझको फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत अभी सबसे बड़ा मुद्दा। कथित जासूसी कांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरोपों पर सरकार की ओर से मिली सफाई और तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहे। मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कराई जाए। कथित जासूसी कांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। बोले, सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या सिद्ध करना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने ये कराया है तो बड़ा अपराध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर विपक्ष जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है वो विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 45 देशों में पेगासस का नाम आया है, लेकिन चर्चा केवल भारत की होती है। संसद सत्र के महज एक दिन पहले आया है ताकि संसद में हंगामा किया जा सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। बोले, राहुल ने सरकार और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। पिछले दिनों पटोले के बयान ने पवार और उद्धव को नाराज कर दिया था। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने कहा, सिद्धू ने सीएम से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। माफी के बिना सिद्धू से सीएम मिलेंगे भी नहीं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का जोरदार स्वागत। सिद्धू आज जाएंगे स्वर्ण मंदिर। नवजोत सिद्धू शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। बोले, पार्टी के 18 पॉइंट के प्रोग्राम को पूरा करूंगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बनाया जा सकता है मंत्री। यूपी में मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब। कहा, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है, वो देश के लिए जीता है। यूपी में जितने दल हैं वो गिद्ध की तरह है। बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का यूपी में मिशन फूलन देवी। 25 जुलाई को पार्टी मनाएगी शहादत दिवस। यूपी में 18 जगहों पर लगवाएगी 18 फीट ऊंची प्रतिमा। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन। अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र में बने हैं मंत्री। कर्नाटक में सीएम पद से हटाने की चर्चा के बीच येदियुरप्पा ने किया शक्ति प्रदर्शन। लिंगायत समुदाय के 20 से ज्यादा साधु संतों ने येदियुरप्पा से की मुलाकात और अपना समर्थन जताया। राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए तैयार टीएमसी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी। आज बड़े पैमाने पर मनाएगी शहीद दिवस। ममता बनर्जी देश भर में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। बंगाल के बीजेपी नेता आज राजघाट पर मनाएंगे शहीद दिवस। बंगाल में चुनाव हिंसा में अब तक मारे गए 175 बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस।
और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और खबरें इसी अंदाज में। कोरोना पर पीएम ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। 13 पार्टियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने बैठक का बहिष्कार किया। राज्यों को वैक्सीन की कमी पर पीएम ने कहा, वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरूरत के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन देने की कोशिश जारी है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने कोवैक्सीन लगवाने वालों की विदेश यात्रा में हो रही तकलीफ का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा, हम इस मामले को देख रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ का केंद्र सरकार पर पलटवार। कहा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, ये उनके साथ भद्दा मजाक है। कोरोना को लेकर कराए गए सीरो सर्वे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 2/3 लोगों में मिली एंटीबॉडी, लेकिन 40 करोड़ लोगों पर अब भी खतरा। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है सर्वे। सावधानी के साथ प्राइमरी स्कूल खोलने की भी चर्चा। पंजाब सरकार का फैसला, 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। सीएम अमरिंदर ने कहा, कोरोना काबू में रहा तो 2 अगस्त से निचली क्लास के बच्चे भी जाएंगे स्कूल। भोपाल में एम्स डायरेक्टर सरनाम सिंह ने दी चेतावनी। कहा, लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो अगस्त के आखिर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कितनी खतरनाक और किस वेरिएंट की होगी, अभी कहना मुश्किल। बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत। दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की जान गई। संपर्क में आए सभी स्टाफ निगरानी में रखे गए। महाराष्ट्र के ठाणे में बार मालिकों को नहीं कोरोना की परवाह। सख्त नियम के बावजूद चल रहे हैं डांस बार। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। एबीपी न्यूज की खबर का असर। ठाणे महानगर पालिका ने 4 बार सील किए। आम्रपाली, एंटिक प्लेस, मनीष और एंजल बार शामिल। ठाणे के पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। केरल में बकरीद को लेकर छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, दबाव में आकर जिंदगी से नहीं कर सकते खिलवाड़। कांवड़ यात्रा पर दी गई गाइडलाइंस का पालन करे केरल सरकार। मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी वाले पशुओं की संख्या सीमित करने के बीएमसी के फैसले में दखल से मुंबई हाईकोर्ट का इनकार। कहा, प्रशासन ने कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते पाबंदी लगाई है। बिहार में बकरीद पर सामूहिक नमाज पर रहेगी रोक। सावन में मंदिरों में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने अपील की लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की। यूपी की राजधानी लखनऊ में बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 50 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ सकेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में बकरीद के मौके पर बड़ी मस्जिद के सामने सजा बाजार। सलमान, सुल्तान, शेरा और डायमंड की लगी बोली। लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जम्मू कश्मीर में बकरीद पर कोरोना का असर। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती। यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जल भराव से 147 हॉटस्पॉट की हुई पहचान। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। सभी जगहों पर नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी। रायगढ़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में आज से शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में रायगढ़ के पेड़ में बारिश का कहर। गणेश की मूर्ति बनाने वाले कारखानों में घुसा पानी। मूर्तिकारों को हुआ भारी नुकसान। मूर्तिकारों का आरोप प्रशासन नहीं ले रहा है सूद। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में 5 से 6 फुट तक भरा था पानी। सैकड़ों घरों में सामान का नुकसान। प्रशासन के लचर रवैये से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के मशहूर कंडा नाले में अचानक आए सैलाब में फंसा ट्रक। चालक ने भागकर बचाई जान। भारी बारिश के बीच नाला पार कर रहा था ट्रक।
जम्मू में तेज बारिश के चलते पूरा शहर नदी में तब्दील, जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल। कश्मीर घाटी में दूसरे दिन भी भारी बारिश, अनंतनाग में 3 साल की मासूम की बारिश के पानी में बहने से मौत, कई घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की सेहत से कम्युनिटी किचन के नाम पर खिलवाड़, गंदगी के बीच गंदे पानी से बन रहा है खाना, बाढ़ के कारण सड़क किनारे और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। दरभंगा में बाढ़ में बहा कमला नदी पर बना पुल, 8 साल पहले बना था पुल, दर्जन भर से ज्यादा गांव की बड़ी आबादी प्रभावित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई को द्रास जा सकते हैं, सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा, सुप्रीम कमांडर का जवाब आना भी बाकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 14 युवाओं को आतंकवादी समूहों में शामिल होने से बचाया, बकरीद से एक दिन पहले परिजनों को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जहां पहले उठती थी सेना पर सवाल, अब वहीं कश्मीरी लड़कियां देश प्रेम में बना रही हैं तिरंगा झंडा, ये तस्वीरें कुपवाड़ा की। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले का अलर्ट, ड्रोन से हमले की साजिश का खुलासा, दिल्ली पुलिस को दी गई लेवल की ट्रेनिंग। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़जुमा कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया, कोर्ट ने सुरेश उर्फ भटूरा को बरी किया, कहा आरोपी की पहचान नहीं हो सकी और गवाहों के बयान भी विरोधाभासी। पॉर्न फिल्मों के फंदे में फंसे शिल्पा के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा, सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कुंद्रा ने कबूला, बिजनेस में हो रही थी खूब कमाई, अब तक 9 लोग गिरफ्तार। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस ने कहा, कुंद्रा नए कलाकारों को शॉर्ट स्टोरी में ब्रेक देने का लालच देता था और बोल्ड सीन के लिए मनाता था, कुछ महिला कलाकारों ने फरवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई के मलाड इलाके में किराए के बंगले में होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग, इसी बंगले पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने एबीपी न्यूज से कहा, पॉर्न फिल्मों के रैकेट में राज कुंद्रा शामिल, वेब सीरीज पे काम करने के नाम पर पॉर्न फिल्मों के ऑफर दिए थे, शिल्पा शेट्टी भी कंपनी की डायरेक्टर, उनसे भी पूछताछ हो। पॉर्न फिल्म रैकेट पे आरोपी मॉडल गहना वशिष्ठ ने एबीपी न्यूज से कहा, कोई पॉर्न फिल्म नहीं बन रही थी, पॉर्न नहीं बल्कि एडल्ट फिल्में थी, राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की जानकारी होने से इनकार। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के नाम हुई वनडे सीरीज, दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, गेंदबाज दीपक चहर की बल्लेबाजी से मिली रोमांचक जीत। नमस्ते भारत में हमारा आपसे वादा है कि हम आपको हर खबर दिखाएंगे। हम रोजाना ओलंपिक में हिंदुस्तान की उम्मीदों के परिवार से आपको मिलवा रहे हैं, उनकी तैयारी इस बारे में भी आपको बता रहे हैं। आज बात विनेश फोगाट की, जो टोक्यो में इतिहास रच सकती हैं। की बात मेरा पूरा भरोसा जो मेरी बेटियों ने गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए लेके आएगी। अगर आपको रियो ओलंपिक की तस्वीरें याद है तो आपको ये भी याद होगा जब विनेश फोगाट की किस्मत ने साथ छोड़ दिया था और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया और वो स्ट्रेचर के जरिए मैच बीच में छोड़कर बाहर निकली। गीता बबीता के पिता महावीर फोगाट विनेश के भी कोच हैं। रिश्ते में ताऊ महावीर फोगाट का भरोसा है कि विनेश इस बार कुछ बड़ा कमाल करने वाली है, इस बार गोल्ड जीत कर आने वाली है। जो 2016 के अंदर ओलंपिक गेम थे उस टाइम भी जो पूरी आस उम्मीद थी जो विनेश में गोल्ड मेडल की, मेरे को नहीं सारा हिंदुस्तान की उसके ऊपर जोनिंग आई थी गोल्ड मेडल की और वो उसकी काफ़ी मेहनत थी। उस टीम भी वो अगर चोट ही नहीं होती, अगर चोट नहीं लगती तो उस बार जो 2016 में इसका गोल्ड मेडल होता। और अब की बार है उसने काफ़ी मेहनत करा के जो आज तक जो टूर्नामेंट हुए हैं उसने सिर्फ गोल्ड ही लिया है, तो इससे जो है उसने काफ़ी मेहनत करा की है। उसका डिफेंस बहुत बढ़िया है, उसका काउंटर अटैक बहुत बढ़िया है। अब टोक्यो में दांवपेच दिखाने का वक्त है। ओलंपिक के महामंच के लिए हरियाणा के चरखी दादरी गांव की बेटी विनेश फोगाट तैयार है। फिटनेस पर जोरदार काम हुआ है और फॉर्म भी शानदार है। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में मेडल के लिए दावा ठोकेंगी। घर में बड़ा कैसी रहती है वह, उसका रसोई में कुछ भी कर सकती है, हलवा बना ले, पूड़ा बना ले, खीर बना ले, चूरमा बना ले,
ये सारा पसंद था उसका। आपका हाथ था तो आप बना के आप खा ले भाई। घर का का खाना बाहर नहीं है मम्मी। दूध दही का खाना इस तरह हरियाणा में कुछ नहीं बढ़िया है। अपने को जब बाहर किए है हमने सारा हांड के देख रखा है। दूध दही कितने कुछ पटके कुछ नहीं है। ताऊ का एक जो मेरा सपना है भाई, मैं एयरपोर्ट पर जाने तभी जाऊंगा जब ओलंपिक में मेडल लेके आएगी। तो उसने वो बोल के गई, ताऊ जी मैं आपके जो है ना सपने आपकी बात पूरे करूँगी जो 2016 में नहीं कर सकी। और मुझे पूरी आस उम्मीद है वो सपने अभी मेरे जो है ना अब की बार जो है साकार होंगे। उसको जो है एयरपोर्ट पर जाके जो है गोदी उठा करके उसके जो लाएंगे। होप हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड अब की बार विनेश लाए। ओलंपिक मेडल आप श्योर हैं, देश भी श्योर है कि मेडल ओलंपिक में विनेश का आएगा और उसके लिए उसने मेहनत कर रखी है। ओलंपिक के लिए विनेश ने हंगरी में ट्रेनिंग ली है और इस ट्रेनिंग का असर टोक्यो में साफ नजर भी आएगा। वैसे मेडल वाले खजाने में सिर्फ ओलंपिक की ही कमी रह गई है। विनेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, एशियन गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। होप तो ओलंपिक के लिए पहले भी था और अब भी है और आगे भी जब तक रेसलिंग के लिए होगा तो ओलंपिक में देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलाना। ओलंपिक में गोल्ड जब तक नहीं आएगा देश का, तो आने वाला सिस्टम है वो हम चाहते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो देख के कुछ सीख के हाँ हम भी ओलंपिक के लिए देश को मेडल दिला सकते हैं। तो पहलवानी हिंदुस्तान के खून में है और देश की बिटिया पहली बार देश को कुश्ती में गोल्ड जिताकर इतिहास रचेगी, इसका भरोसा है। रजत पदक नहीं, ब्रॉन्ज मेडल नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल आएगा तो ही महावीर सिंह फोगट, भारतीय कुश्ती के लेजेंडरी कोच, एयरपोर्ट पर जाएंगे विनेश फोगट का स्वागत करने के लिए। मॉनसून अब पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने लगा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हाहाकार मचा हुआ। चार अलग थलग राज्य लेकिन नियति एक। इन चारों ही राज्यों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। गाड़ियां हो या इंसान इस गहरे पानी में डूबकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह इन हालातों में सब्जी का ठेला लगा हुआ है। आखिर घर में चूल्हा तो जलाना ही है। बच्चों के लिए ये गहरा पानी प्लेग्राउंड बना हुआ है तो बड़ों के लिए मुसीबत। गाड़ियां जलमग्न है और चारों तरफ फैले पानी के बीच बाजार सजे हुए हैं। ये सिर्फ भिवंडी का हाल नहीं है, महाराष्ट्र के कई हिस्से इसी तरह जलमग्न हो गए हैं, जहां सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और घरों के अंदर इंसानों के साथ साथ पानी का बसेरा भी हो चुका है। भारी बारिश की मार झेल रहे महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें रायगढ़ और पुणे सहित 5 इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र से 1642 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत तांडव कर रही है। तस्वीरें सिरमौर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कंडा नाले ने रौद्र रूप ले लिया। नाले में अचानक आए पानी के सैलाब में एक ट्रक फंस गया। नहीं जाएगी। और पार से जुआन को करते हुए उत्तराखंड में भी हाल कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। गोलापार की सूखी नदी हो या चोर गलिया का सूर्या और शेर नाला, सभी में लबालब पानी भर गया। देखिए किस तरह स्थानीय जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। नदी उफान पर है, लेकिन जिंदगी की जरूरतें इंसान को थमने नहीं दे रही। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भी बारिश के बाद बुरा हाल है। देखिए किस तरह घरों के अंदर पानी भर गया है। गली हो या मोहल्ला, हर जगह पानी ही नजर आ रहा है। ये हाल कमोबेश कई इलाकों का यही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है।
अगर इसकी तीव्रता की बात करें तो भूकंप की तीव्रता 3.6 रही है। सुबह 4:57 पर भूकंप आया था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है 3.6। लेह लद्दाख में भूकंप की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसको लेकर आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। कोरोना की मुश्किल घड़ी में देश में बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। बर्ड फ्लू को लेकर फिलहाल देश में कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन इस मौत के बाद इस बात का डर भी सताने लगा है कि क्या बर्ड फ्लू अपने पैर फैला चुका है। कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू की दस्तक ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से बर्ड फ्लू से मौत का मामला सामने आया है। एम्स प्रशासन के मुताबिक 11 साल का मासूम 2 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। मासूम को निमोनिया और ल्यूकोमिया की शिकायत थी। इलाज के दौरान 12 जुलाई को मासूम ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान बच्चे का कोविड और इन्फ्लुएंजा टेस्ट कराया गया। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इन्फ्लुएंजा टेस्ट में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मासूम के संपर्क में रहे सभी हॉस्पिटल के स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। पिछले साल के आखिरी में देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे, लेकिन H5N8 सब टाइप स्ट्रेन मिला था जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन H1N1 एवियन की पुष्टि से खतरा बढ़ गया है। कोरोना की तीसरी अनुमानित लहर से पहले बर्ड फ्लू ने चुनौती दोहरी कर दी है। आज के दिन की एक और महत्वपूर्ण खबर। सरकार ने कल संसद में दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। सरकार के इस बयान ने सबको चौंका दिया। क्या दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? भारत की सरकार का तो यही कहना है। संसद में सवाल पूछा गया कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीर पवार ने राज्यसभा में कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से मौत दर्ज नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सहायता की है और ऑक्सीजन की व्यवस्था समेत कई कदम उठाए हैं। जो संसद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीर पवार ने बताया, वही संसद के बाहर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दोहराया। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। ये अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है। सच्चाई ये है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है? क्या एक भी भाजपा शासित प्रांत के अंदर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? लोग तड़पते रहे। किसी की मां गई, किसी का बेटा गया, किसी का परिवार गया। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी को लेकर आईसीएमआर लगातार सूचनाएं जारी करता रहता है। कल आईसीएमआर ने अपनी चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई हैं। कोरोना महामारी के बीच आईसीएमआर ने चौथी सीरो सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुए इस सर्वे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसके मुताबिक देश की 67% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। देश की 1/3 आबादी पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। 40 करोड़ यानी हर तीसरा शख्स अब भी कोरोना के खतरे में है। जिन इलाकों में एंटीबॉडी ज्यादा लोगों में नहीं बनी है, वहाँ खतरा ज्यादा है। सर्वे में इस बार 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। संक्रमित बच्चों के लंग्स में इन्फेक्शन कम देखा गया है। बच्चों के लिए स्कूल खुलना चाहिए या नहीं, आईसीएमआर ने इस पर भी बात की है। में अगर स्कूल खोलने हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जितना सपोर्ट स्टाफ है स्कूल का, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टाफ हो स्कूल का, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। 67% लोगों में भले एंटीबॉडी बनी हो, लेकिन देश की बड़ी आबादी पर अब भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है।
इसलिए आईसीएमआर ने साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में शामिल होने से बचने की सलाह भी दी। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में 13 पार्टियों ने हिस्सा लिया। पीएम ने इस बैठक में कहा, कोरोना से निपटने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम की बुलाई इस बैठक में सरकार ने कोरोना पर प्रेजेंटेशन दी, लेकिन इस बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टियां शामिल ही नहीं हुई। न कांग्रेस आई, न आम आदमी पार्टी, न लेफ्ट और न अकाली दल। खैर, पीएम ने इस बैठक में करीब 10 मिनट का भाषण दिया और कहा, कोरोना से निपटने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं। खैर, टीएमसी इस बैठक में आई और अपनी बात भी रखी। टीएमसी ने कोवैक्सीन का टीका लिए हुए लोगों को विदेश यात्रा में हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में संसद भवन एनेक्सी में हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने 52 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने इस बैठक के जरिए विपक्षी नेताओं को ये बताने की कोशिश की कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह के इंतजाम किए गए थे। अब बात पेगासस जासूसी कांड की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस मसले पर मोर्चा खोल दिया है। तैयारी हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है। माननीय मेंबर्स, क्वेश्चन और आपका समय है, कृपया चलने दें प्लीज। मेरा आग्रह होगा, क्वेश्चन और है, इसको कृपया चलने दें। क्वेश्चन और है, कृपया चलने दें। कृपया ये चीजें लेकर। मॉनसून सत्र से ठीक पहले हुए कथित पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। 2 दिनों तक संसद में हुए हंगामे के बाद अब कांग्रेस देश के कोने कोने में इस मुद्दे को उठाएगी। आज भोपाल में दोपहर 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस देश के हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेगासस मामले को जनता के बीच ले जाएगी। मंगलवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार को गिराने के लिए भी पेगासस की मदद ली गई। चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अब बात कर लेते हैं पंजाब कांग्रेस के झगड़े की, जो अब भी जारी है। कैप्टन के दफ्तर ने कहा है कि न सिद्धू ने मिलने का समय मांगा, न माफी मांगे बिना सिद्धू से मिलेंगे कैप्टन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बना तो दिया, लेकिन कैप्टन और सिद्धू के बीच सुलह नहीं करवा सके। अब मुख्यमंत्री के दफ्तर ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि कैप्टन सिद्धू से तभी मिलेंगे जब सिद्धू सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने आधिकारिक तौर पर कहा है, कैप्टन सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर किए गए अपमानजनक हमलों के लिए सार्वजनिक तौर से खेद नहीं जताते। सिद्धू के लहजे से कैप्टन काफी आहत है। यही वजह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के 48 घंटे बाद भी कैप्टन ने सिद्धू को बधाई नहीं दी है। खबर यूपी पॉलिटिक्स की, जहां योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को जगह मिलेगी। इसके अलावा संजय निषाद के भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। यूपी के निषाद पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज है और निषादों के बड़े नेता संजय निषाद की लॉटरी लगने वाली है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में संजय निषाद का भी नाम होगा। इसके लिए संजय निषाद को यूपी विधान परिषद में भेजा जा सकता है। संजय निषाद कभी उप मुख्यमंत्री बनने की मांग करते हैं, कभी मांग पूरी न होने पर बीजेपी को बड़े नुकसान की भविष्यवाणी करते हैं। हमारे लोग तो हमें सीएम बनाने के लिए, हमारे लोगों का नारा है कि हम अपने वोट से सीएम और पीएम लेंगे, आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। तो हमारे लोगों का तो हमें सीएम बनाने का चल रहा है प्रोग्राम। 2017 के चुनाव में देख लो, हट गए, सपा बसपा खत्म। 2018 में सपा बसपा मुसलमान यादव सब इकट्ठे थे, दलित इकट्ठे थे, फिर भी निषाद इकट्ठे हो गए, मोदी जी साथ खड़े आ गए। गंगा किनारे वाले पूर्वी यूपी इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। पूर्वांचल के 16 जिलों में 100 से ज्यादा सीटों पर निषाद वोट अहम माने जाते हैं। इसलिए हर पार्टी इस वक्त निषाद समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज उन्नाव में दोपहर 12 बजे निषादों के नेता रहे मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे।
इसके अलावा वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी एक्शन में है। सहनी ने यूपी में खुद की पैठ बनाने के लिए लंबा प्लान बनाया है। वीआईपी 25 जुलाई को बिहार और यूपी में फूलन देवी की शहादत दिवस मनाएगी। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। पार्टी लॉन्च ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में हम मैक्सिमम सीट पर 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का हर मंडल में अलग अलग जिला में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं खुद 25 तारीख को बनारस में रहूँगा, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। फूलन देवी का भी सपना था कि निषाद समाज को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, उनके साथ अन्याय नहीं हो, अत्याचार न हो। निषादों के वोट चुनाव में हर किसी को चाहिए और इसीलिए चुनावी मौसम में हर पार्टी निषादों को अपना बताने का मौका जाने नहीं दे रही। एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। 31 जुलाई को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सवाल यह है कि क्या इस बैठक में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने के बाद से ही पार्टी में नया अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें लग रही हैं। 31 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। इस पद के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की एक बैठक में आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो मंत्री और अध्यक्ष का पद एक साथ संभालने में सक्षम है। खैर, इस वक्त इस रेस में कुशवाहा सबसे आगे हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से। इन दोनों जातियों को बिहार में लव कुश के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या करीब 8 से 10% मानी जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया था। कोरोना की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी, तब आपने मरीजों की सिसकियां लेती दर्दनाक तस्वीरें देखी होंगी। कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से दम तोड़ दिया क्योंकि समय रहते उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई, और ये दावा उसने राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के हवाले से किया है। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्राइसिस ये पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। जिम्मेदार सरकार है, सरकार इसमें विफल हो गई है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीजन। मंगलवार को जब राज्यसभा में सांसदों ने संक्रमण पर चर्चा शुरू की तो सदन में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया, मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। जिस दर्द को पूरे देश ने झेला वो मंगलवार को सांसदों को भी झकझोर गया। गंगा में बहती लाशों का जिक्र करते हुए चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की और आखिर में बात उखड़ती टूटती सांसों तक जा पहुंची। कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ थाली बजाने में। खड़गे के निशाने पर भले ही सरकार हो, लेकिन सच यही है कि कई लोगों की सांसें ऑक्सीजन की कमी से छिन गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई है, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। और ये है उस जवाब की कॉपी। और सरकारी कागज के इस आईने में जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए जो सिर्फ चंद महीने पुरानी है। ये तस्वीरें जब जब जहन में आती हैं, टीस उठती है, लाचारी का एहसास होता है और सबसे ऊपर किसी अपने को खोने का गम भीतर ही भीतर सालने लगता है। लेकिन सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तो हुई ही नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे सक्सेस रेट 2। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब?
हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों का। मनोज झा आखिर में ये भी बोले कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वही देश के हर नागरिक की आवाज है। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक और बात जानना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई वाला सरकार का बयान गैर जिम्मेदाराना है, तो ठहरिए, एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को जरूर सुनिए, तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान उस आरोप का जवाब था कि केंद्र सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है, लेकिन जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। राज्यों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का जिक्र नहीं किया। मतलब ये कि विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी, और जब सांसों पर सदन के भीतर ही ऐसी सियासत होगी तो लोगों का आसरा बनेगा कौन? और सवाल ये भी है कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को क्यों नहीं दिया? सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज पांडे। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, सेकेंड वेव के दौरान जब लोगों की जानें गई ऑक्सीजन की कमी से, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें हम भुला नहीं पाए हैं, और इन सब के बीच सरकार की तरफ से ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। अब इस बयान को लेकर आलोचना भी हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इतनी आलोचना के बाद अब सरकार का स्टैंड क्या होगा? क्या कोई यू टर्न भी हो सकता है या इसी स्टैंड पर अडिग रहेगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप में सरकार ने जो कल आंकड़ा पेश किया उसके बाद से सरकार घिरी है और कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना भी उनको करना पड़ा। लेकिन सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप में ये बात कही है कि हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो राज्यों की तरफ से आते हैं और राज्य जो आंकड़े देते हैं वो वही हम पब्लिश करते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये बात तो कही, लेकिन इसके साथ इस बात से बचा नहीं जा सकता कि आखिर राज्य सरकारें ऐसा क्यों कर सकती हैं। केंद्र सरकार की भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार राज्यों से इस बात के लिए मांग सकती है कि भाई आपने जो ऑक्सीजन की इतनी डिमांड की थी उस पर आपने क्यों नहीं इस पर इसमें जो है उसको मेंशन किया। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकारों ने इस तथ्य को छुपाया है। सभी राज्य सरकारें, कोई एक राज्य सरकार नहीं, देश की 26 राज्य सरकारों ने इस तथ्य को छिपाया है और उसी हिसाब से उन्होंने आंकड़े केंद्र सरकार को दिए, जिसके आधार पर उन्होंने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। तो एक बात तो तय है कि राज्यों ने अपनी कमियों को छिपा के केंद्र पे थोप दिया और केंद्र ने, चूंकि कागजों में सारी चीज़ कागजों पे चलती है, संसद भवन भी और संसद में जो आंकड़े सवाल जवाब होते हैं वो भी सब आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। तो सवाल के हिसाब से जो जवाब उनके पास था, जो आंकड़े थे, उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो अगर आप देखें चूक है तो वो राज्य सरकारों की तरफ से है। और इसमें कहीं ना कहीं आज जो संसद में सियासत होने वाली है वो बहुत गर्म रहने वाली है। लेकिन केंद्र सरकार का जो मुझे जो समझ में आता है जो स्टैंड है, बिल्कुल आपने बात सही कही कि संसद जो है वो कागजों पर चलती है, लेकिन बात ये भी सच है जो किसी से नहीं छुपा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से मौत की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही थी, उसे कितना भी चाहेंगे कोई भी भुला नहीं पाएगा। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। 2 दिन तक संसद में जोरदार तरीके से मुद्दा उठाने के बाद अब संसद के बाहर सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस हर राज्य में पेगासस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है और नारेबाजी करना करते उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मेरा आग्रह होगा, क्वेश्चन आवर है, इसको कृपया चलने दें। क्वेश्चन आवर है, कृपया चलने दें। कृपया ये चीजें लेकर बेल में न आए, मैं फिर आग्रह करता हूँ। जासूसी मामले पर सरकार पर कांग्रेस का सबसे बड़ा हमला। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना, प्लीज। अभी तक हमने केवल ये देखा था अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई,
पर अब ये कनेक्शन सामने आ गया है, क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाएगी कांग्रेस। पेगासस जासूसी कांड की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। इस जासूसी कांड की वजह से मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा नहीं चल पाई और राज्यसभा का काफी समय बर्बाद हुआ। आज बकरीद की छुट्टी है, लेकिन संसद के बाहर इस मामले को जोर शोर से उठाने की तैयारी हो चुकी है। आज भोपाल में दोपहर 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस देश के हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 में तब के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के निजी सचिव सतीश के 2 नंबरों को टारगेट के तौर पर चुना गया था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस जेडीएस बागी विधायकों को अपने पाले मिलाने की कोशिश में थे। यही नहीं, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के निजी सचिव वेंकटेश का फोन भी चुना गया था। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन टारगेट के फोन्स का फॉरेंसिक विश्लेषण नहीं किया गया है, इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि फोन हैक किया गया था या नहीं। स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा, मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। पेगासस को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी के निजी सचिव के फोन को भी हैक किया गया। All elected government who are handling intelligence department officers level, they will do all these things to give the information to the government at the heads. This is going on from several years. This is not a big issue. आरोपों के घेरे में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए हैं। महाराष्ट्र में जब तक मैं मुख्यमंत्री था तब तक हमने कभी भी एनएसओ की कोई सेवा ली नहीं है और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, ऐसा कोई महाराष्ट्र की सरकार ने जब तक मैं मुख्यमंत्री था एनएसओ से कोई भी सेवा नहीं प्राप्त की। हम पर लगे आरोप पूरी तरह गलत है। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया जिससे साबित हो कि हमारी तकनीकी का गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर सबूत मिला तो कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को संसद में एक बार फिर इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। माननीय सदस्यगण, इसका मतलब आप हाउस नहीं चलाना चाहते। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना प्लीज। मलिका, रुक कर लेते हैं इरफान जी का। कार्टून कंप्लीट हो गया। इरफान जी, आपका कार्टून आज का बहुत ही शानदार है। लोगो अमेज़न का है और लिखा अमेजिंग है। देखिए, बहुत ही हैरत की बात है, एक आदमी देश और दुनिया की सड़कें नापने के बाद में ज़मीन से आसमान की दूरी को नापने के लिए निकल चला। तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहिए अमेज़न के संस्थापक को, उनकी दिलेरी को कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और मुझे तो ये लग रहा है कि आपको इतना अच्छा ये लोगो लगा तो हो सकता है वो इसका नाम बदल के अमेज़न की जगह अमेजिंग भी कर दें। बहुत बढ़िया कहा आपने। और ये बताइए इरफान जी, कल की मास्टर क्लास में क्या खास होने वाला है? मास्टर क्लास में भी आप कल मेरे साथ में देखिए कार्टून बनाने के नए नए गुर। यहाँ पर हम कार्टून दिखाने के साथ में आपको कार्टून बनाना भी सिखा रहे हैं। लगातार हर हफ्ते मास्टर क्लास आपके सामने होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।